हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है, ट्रेंड्स इन ऑर्गन डोनेशन। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बिकॉज अ लॉट ऑफ डेटा हैज कम अप। कोविड-19 के टाइम पे ऑलमोस्ट हर डेटा में हमने एक फॉल, एक डिप देखा था। तो उसके बाद 2021 के साल के लिए जितना भी डेटा अवेलेबल किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से ना ही केवल आपके लिए डेटा इंपॉर्टेंट है, पर ऑर्गन डोनेशन मेडिकल एथिक्स का एक सब सेक्शन है और मेडिकल एथिक्स पे एक केस स्टडी ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट ईयर में पूछी ही जाती है GS4 यानी कि एथिक्स के पेपर में। तो यहाँ से आपको बहुत सारे ट्रेंड्स मिलेंगे, कहाँ पे इंडिया लैक कर रहा है, कहाँ पे इंडिया इज गुड, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, और साथ ही में एथिकल डिलेमास वो हम खुद से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला जो पैराग्राफ है इट सेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोविड-19 पे बेसिकली जो कोविड-19 पैंडेमिक का टाइम था तब हमने एक फॉल देखा था, बट उसके बाद 2021 में 2019 में जितनी ऑर्गन डोनेशन हुई थी ऑलमोस्ट नंबर्स वहां पे दोबारा पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है और ये आपको मेंशन भी करना है अपने आंसर्स में। जो नंबर ऑफ डिसीज्ड डोनेशंस हैं, यानी कि जो ऑर्गन डोनेशन बेसिकली जो रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, मदर फादर हस्बैंड वाइफ, जो एक डिसीज्ड इंसान के जिनकी ब्रेन डेथ या कार्डियक डेथ हुई है या द पर्सन हु इज नो मोर, वो डिसाइड करते हैं ओके वी विल ऑप्ट फॉर ऑर्गन डोनेशन हमारे लव्ड वन का, वो काफी कम है। इट इज एक्चुअली वेरी लो एज कंपेयर टू द डोनेशन जो लिविंग पर्सन से आ रही है। और मैं ये चीज आपको ये डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में ही देना चाहती हूँ कि हमारा एम बेसिकली यही है कि हम डिसीज्ड डोनेशंस को बढ़ाएं, क्योंकि लिविंग पर्सन से जो डोनेशंस आ रही हैं उसकी एक लिमिटेशन है। आई वुड टेल यू व्हाई। देखिए, कुछ कुछ ऐसी ऑर्गन्स की डिमांड है जो आप एक लिविंग पर्सन से नहीं ले सकते। लंग्स, अगर किसी को लंग कैंसर है, एक्यूट लंग डैमेज हो गया, तो आप लंग्स ले सकते हैं एक लिविंग पर्सन से? नहीं ले सकते। हार्ट, यू कैन नॉट गेट अ हार्ट फ्रॉम अ लिविंग पर्सन। तो इसीलिए जो डिसीज्ड डोनेशंस हैं उनका नंबर शुड एक्चुअली गो अप। नाउ व्हाट डू द नंबर्स शो? तो यहाँ पे आपको जो चीज हमने अभी कर्सरी मैनर में देखी है वो आपको डेटा के साथ स्टेट करनी है, दैट ऑफ द 12,387 ऑर्गन्स ओनली 1743 मतलब 14% आए थे केवल डिसीज्ड डोनर्स से। तो ये नंबर हैज टू गो अप। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और ट्रेंड हमें पता चलता है दैट द नंबर्स आर स्क्यूड इन फेवर ऑफ लिविंग डोनेशंस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, किडनी, लिवर, ये जो हम बेसिकली अपने फैमिली मेंबर्स डोनेट करते हैं अपने लव्ड वंस को, इफ दे फाइंड आउट दैट देयर लव्ड वन इज इन सम काइंड ऑफ डिसीज एलमेंट, ठीक है, तो ये ज्यादा है। तो लिविंग जो डोनेशंस हैं यहाँ पे नंबर हमने स्क्यू देखा है। ओके, तो एक और हम ट्रेंड यहाँ से हमें मिलता है, जोग्राफिकल स्क्यू। ठीक है, तो जो डिसीज्ड डोनेशंस आ भी रही हैं, जो डिसीज्ड लोगों से जो डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन आई है, वो भी उसमें भी एक जोग्राफिकल थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बायस है। कहाँ पे? तो यहाँ पे लिखा है कि ऑल बट 2 डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशंस इन 2021 वर इन 15 स्टेट्स, यानी कि सारी ऑलमोस्ट जो डिसीज डोनेशंस आई थी वो केवल 15 स्टेट्स हैं भारत की, वहां से आई थी। इसमें से आप बस 2 केसेस निकाल दीजिए, वो 2 केसेस कहाँ से आए थे डिसीज डोनेशंस के, हम वो भी देखेंगे। अब ये जो 15 स्टेट्स हैं उसमें से टॉप 5 हम देखिए, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका। ठीक है, तो ये दे अकाउंट फॉर 85% ऑफ द टोटल डिसीज्ड डोनेशंस। ओके, सो दिस यू मस्ट रिमेंबर। अब दो जो हमने अभी देखा, ऑर्गन हार्वेस्टिंग जो हुई है, जो यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो गोवा से आई है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हमने ऑर्गन हार्वेस्टिंग की बात की है, तो ऑर्गन हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है
इट इज ऑर्गन प्रोक्योरमेंट, यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर के माध्यम से यू विल रिमूव द ऑर्गन्स और टिश्यूज ताकि आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकें. सो दैट इज नोन एज ऑर्गन हार्वेस्टिंग. ओके, तो ये चीज हमने देख ली. अब देखिए हर चीज का, ये चीज मैं आपको बहुत ही एक जनरल बात बताना चाहती हूँ कि जब आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पढ़ते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं अपने GS3 के लिए, तो आप ये चीज वहां भी पढ़ते हैं कि जहां पे भी किसी भी सेक्टर में अगर आप एक ज्योग्राफिकल स्क्यू देखते हैं, देयर इज अ रीजन कि वहीं पे उन पर्टिकुलर स्टेट्स में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट है. तो अगर कोल्ड चेन्स हैं पोटैटो के लिए, वो केवल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन पर्टिकुलर बेल्ट्स में है, तो ऑब्वियसली वहीं पे सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग होगा ना. तो ये ही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है. केवल 15 स्टेट्स में ही सबसे ज्यादा डिसीज डोनेशंस क्यों आ रही हैं? क्योंकि जो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और हार्वेस्टिंग सेंटर्स हैं वो इन्हीं पर्टिकुलर जोग्राफीज में कंसंट्रेटेड हैं. ओके, सो दिस इज अगेन अ थिंग यू मस्ट रिमेंबर. और अगर आप एक सोल्यूशन लिखते हैं ऑर्गन डोनेशन पे, तो ऑफकोर्स ये आपके लिए एक वे फॉरवर्ड है दैट द गवर्नमेंट मस्ट फर्स्ट डेवलप दीज इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज सेंटर्स इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा, और इसके लिए बेसिकली रिसर्च पे, हेल्थ पे, इन तरह के टेस्टिंग पे, लेबोरेटरीज पे, ट्रांसप्लांटेशन पे, इन सब पे थोड़ा सा GDP का जो परसेंटेज आप स्पेंड करते हो दैट हैज टू गो अप. एवरी ईयर इकोनॉमिक सर्वे कम्स अप, और उसमें हर बार ये सजेस्ट किया जाता है कि बहुत ही कम हम स्पेंड कर रहे हैं हेल्थ पे, एजुकेशन पे, बट देयर हैज टू कम अ टाइम जब इट हैज टू गो अप, बट इट इजंट गोइंग अप. तो इसीलिए ये आपको स्टेट करना है. नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम नोटो कहते हैं, ये यहीं पे चीज इन्होंने लिखी है दैट आर एम इज टू रिवर्स द करंट ट्रेंड ऑफ नियरली 80% ट्रांसप्लांट्स यूजिंग ऑर्गन फ्रॉम लिविंग डोनर्स. क्योंकि इसको रिवर्स जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक जो हमारा प्रॉपर डिमांड है और अवेलेबिलिटी है, उसके बीच में जो गैप है वो ब्रिज नहीं हो पाएगा. तो हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है. वाई इज देयर अ नीड टू इंक्रीज डिसीज डोनेशन? क्यों हमें इंक्रीज करने चाहिए डिसीज डोनेशन को? सबसे पहला तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो गैप है, जितने ऑर्गन्स की जरूरत है डोनेशन के लिए और जितने ऑर्गन्स अवेलेबल हैं डोनेशन के लिए, ठीक है, तो इसमें बहुत ही बड़ा गैप है. और साथ ही में जितने ऑर्गन्स नीडेड हैं और जितने ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, तो देखिए कितने ट्रांसप्लांट नहीं हो पाते जिन लोगों को जरूरत होती है, एंड दे रिस्क देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ दैट. अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें, इंडिया कंडक्ट्स द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स इन द वर्ल्ड. अब देखिए एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ. अगर हम और ज्यादा GDP का कुछ प्रतिशत बढ़ा देते हैं, वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट टूरिज्म, आरंट वी आर से टॉकिंग अबाउट G20 में हमें 200 से ज्यादा मीटिंग्स करनी है अलग अलग कंट्री की लोकेशंस पे. हमने कहा है कि देखो हमारा देश नहीं, देखो अपना देश नहीं जो हम डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए कहते हैं, बल्कि देखो हमारा देश जो हम फॉरेन टूरिस्ट को बताना चाहते हो कि दिस इज आवर हेरिटेज. साथ ही में अगर वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट टूरिज्म, व्हाई नॉट मेडिकल टूरिज्म? क्योंकि ये जो थर्ड लार्जेस्ट नंबर पे हम है ना ट्रांसप्लांट्स में, यहाँ पे बहुत हद तक बहुत सारे दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, मुंबई के हॉस्पिटल्स में जो ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं वो अफ्रीका से, मलेशिया से, यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं ट्रांसप्लांट्स करवाने. ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट फॉर यू. अगर आप अपने सोल्यूशन में ये लिखेंगे दैट दिस कैन obviously give a boost to medical tourism of India, तो आप, it would be a very good point for you. Yet of the estimated 1.5 to 2 lakh persons who need a kidney transplant every year, तो आप देखिए डिमांड कितनी है, लेकिन सिर्फ 8,000 लोगों को मिलती है एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन के रूप में. 2 लाख लोग उसे डिमांड कर रहे हैं, दे नीड इट बैडली बट दे वोंट गेट इट. ऑफ द 80,000 persons who require a liver transplant, only 1,800 get one. So see the numbers. And of the 10,000 who need a heart transplant, only 200 get it. Now this is again, यहाँ पे डिसीज डोनेशन आप नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे? हार्ट जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्यूट डिसऑर्डर्स हैं बच्चों को, इनफैक्ट बहुतों को, तो कैसे वो हो पाएगा? डिमांड इज ऑन द राइज बिकॉज ऑफ दी. अब देखिए डिमांड क्यों राइज पे, ये सारी चीजें, ये सारे एंगल्स बहुत ही कॉमन सेंसिकल हैं. आप नहीं भी पढ़ते ना इसको, अगर आप खुद बैठ के सोचेंगे तो क्यों अचानक से, अगर क्वेश्चन का पहला पार्ट ही, अभी तो देखिए क्वेश्चन का जो एक UPSC का क्वेश्चन होता है उसमें कम से कम 6 पार्ट्स होते हैं कहीं कहीं क्वेश्चंस में.
ठीक है। तो एक पार्ट अगर उसका छोटा सा ये है, व्हाई आर वी सीइंग एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो सबसे पहली बात तो जो लाइफस्टाइल है हमारा कितना ज़्यादा डिसरप्टेड है, द इन्वायरमेंट इजंट गुड, वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ जंक फूड एंड ऑल ऑफ दैट, तो इस वजह से देयर इज अ राइज। ओके, बिसाइड्स ऑर्गन लाइक हार्ट एंड लंग्स कैन बी रिट्रीव्ड ओनली फ्रॉम डिसीज डोनर्स, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। द सेकेंड रीजन इज दैट विदाउट डिसीज डोनेशंस अ प्रेशियस रिसोर्स इज वेस्टेड। अब देखिए यही चीज़ ना, सेकेंड रीजन क्या है कि हमें डिसीज डोनेशंस को क्यों बढ़ाना है, हमारा एम नोटो का क्यों है ऐसा, क्योंकि सी ऑल्दो वी अंडरस्टैंड व्हेन अ पर्सन लीव्स अस, है ना, तो इट्स वेरी इमोशनल, बट द फैक्ट इज कि हम जीते जीते अगर अपनी लाइफ का कुछ मतलब नहीं भी बना पाते, पर हर इंसान अपनी लाइफ का कुछ एक मतलब बना के जा सकता है ना। यू आर अ रिसोर्स, ultimately you are a resource and nothing more than that. Leave all the emotions aside. Okay, so if that resource gets wasted, ओके, इट कैन बी मेड गुड यूज टू, है ना। तो यही चीज यहाँ पे बेसिकली लिखी हुई है। नियरली 1.5 लाख पर्सन्स डाई। अब देखिए ये डेटा आप बिल्कुल कोट कर सकते हैं कि अगर 1.5 लाख लोगों की रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हर साल भारत में डेथ हो रही है, इसमें से ऑलमोस्ट मैक्सिमम आप लोग कह सकते हैं दे कैन आइडियली डोनेट ऑर्गन्स। ओके, ऑल द डोनेशंस आर पॉसिबल आफ्टर द। अब देखिए वैसे तो जब हार्ट स्टॉप हो जाता है ना, इट स्टॉप्स वर्किंग, इट स्टॉप्स सर्कुलेटिंग ऑक्सीजन एंड ब्लड टू ऑल दी ऑर्गन्स, आप उनको मतलब बिल्कुल कर सकते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है जल्दी जल्दी, पर यूजुअली जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है वो ब्रेन डेड पर्सन से हो रहा है। इंडिया हैज़ एन ऑर्गन डोनेशन रेट ऑफ अबाउट, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये भी आपको लिखना है, इंडिया में ऑर्गन डोनेशन रेट है 0.52 पर मिलियन पॉपुलेशन। अगर हम इस ऑर्गन डोनेशन रेट को स्पेन की ऑर्गन डोनेशन रेट से कंपेयर करेंगे, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, 49.6 पर मिलियन पॉपुलेशन। अब देखिए इंडिया में क्या होता है, अगर आपको रजिस्टर करना है खुद को एक ऑर्गन डोनर की तरह, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली का कंसेंट, देखिए आप चाहे खुद को अभी रजिस्टर कर दें अपने एक डोनर के लिए कि इफ आई डाई these organs must be donated and all of that, तब भी उस रजिस्ट्रेशन के बाद भी जब आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो आपकी फैमिली का कंसेंट चाहिए होगा डॉक्टर्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए। लेकिन अगर हम स्पेन की बात करें, स्पेन में ऑप्ट आउट सिस्टम है, यानी कि बाय डिफॉल्ट, है ना, आपको प्रिज्यूम कर लिया जाता है दैट यू आर अ डोनर अनलेस आप स्पेसिफाई कर दे कि हमें नहीं डोनेट करना। ठीक है, हाउ कैन द नंबर ऑफ डिसीज, अब देखिए अगर हमने बोल ही दिया है कि हमारा एम है डिसीज डोनेशंस को बढ़ाना, तो फिर कैसे हो सकता है ये भी हम देख लेते हैं। इट्स नॉट जस्ट, अब देखिए स्पेन के काम में, स्पेन का अगर हम केस देखिए, बहुत प्रैक्टिकल बात है ये, पता है आपको, अगर आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन में, एक डिपार्टमेंट में प्लेस भी कर दिया जाता है जहाँ पे आपका एम ही, अगर आप सपोज कीजिए कि दिया है कि आपको डिसीज डोनेशन के लिए प्रेरित करना है, अवेयरनेस जनरेट करनी है और प्रैक्टिकल सोल्यूशंस भी लेके आना है एज एन IAS ऑफिसर, वट एवर ऑफिसर, सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, वट एवर, तो ये बहुत प्रैक्टिकल है। अगर हम स्पेन का केस, सबसे पहले तो आप जब भी आपको कोई एक काम दिया जाए, एक टास्क दिया जाएगा एक ऑफिसर के रूप में, तो आप बैठेंगे, आप पहले देखेंगे दुनिया में बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, और बेस्ट है तो क्यों हो पा रहा है। ठीक है, अभी हमने देखा कि वहां पे ऑप्ट आउट सिस्टम है, ठीक है, लॉ है ऐसा, तो सबसे पहली बात तो लॉ यहाँ का ऐसा है, इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन जो रेट है वो ज्यादा है। लेकिन इसके साथ एक और चीज जो भारत में मिसिंग है वो क्या है, why Spain is achieving high number of disease donations, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं because it has a medically qualified transplant coordinator, ठीक है, जो भारत में नहीं है। यहाँ पे the larger hospitals that are capable of harvesting organs do employ transplant coordinators। यहाँ पे बड़े बड़े hospitals तो हम देखते हैं कि वहाँ पे transplant coordinators होते हैं जो families को बताते हैं, अच्छा गाइड करते हैं, this is the whole process, यहाँ यहाँ साइन करना, this is how you give consent and all of that। लेकिन और इसको employ करना पड़ेगा। At present, only 2.6 organs from a deceased donor are transplanted. There are at least 8। तो देखिए अभी क्या है, सिर्फ 2.6 organs आप कह सकते हैं, एवरेज भी आप 2 लगाइए, जो एक डिसीज डोनर में से ट्रांसप्लांटेशन होती है, जबकि 8 हैं एटलीस्ट जो आप कर सकते हैं डोनेट। ठीक है,
हार्वेस्टिंग ऑर्गन्स फ्रॉम दोज हु हैव कार्डियक डेथ इंस्टेड ऑफ, अब देखिए यहाँ पे एक इंडिया स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिलेगा आपको, बिकॉज यू लिव इन इंडिया, आपको केस स्टडी मिलेगी तो इंडिया की मिलेगी, यू विल हैव टू राइट कुछ इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया के कल्चर स्पेसिफिक चीजें भी. हार्वेस्टिंग ऑर्गन्स फ्रॉम दोज हु हैव कार्डियक डेथ इंस्टेड ऑफ ब्रेन डेथ कैन ऑल्सो इंक्रीज द नंबर्स. हाउएवर, अब देखिए ऑफकोर्स अगर आप सिर्फ ब्रेन डेड लोगों से ही लेंगे डिसीज डोनेशन होंगी तो कहीं ना कहीं नंबर कम रह जाएगा. कार्डियक डेथ की वजह से जो डोनेशन हो सकती है, अगर इफ यू ऐड ऑन दैट टू, द नंबर्स वुड गो अप. लेकिन अब कार्डियक डेथ के केस में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. वो क्या प्रॉब्लम है? अब देखिए जो ऑर्गन्स होते हैं उनको जल्दी से रिमूव करना पड़ता है, हार्वेस्ट करना पड़ता है, प्रोक्योर करना पड़ता है. ठीक है, जैसे ही कार्डियक डेथ होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स कार्डियक डेथ हुई है तो आपका ऑर्गन फेलियर हुआ है या फिर आपका हार्ट हैज स्टॉप्ड वर्किंग, है ना, हार्ट अटैक आया है. ठीक है, तो क्योंकि अगर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ही, और साथ ही में जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर रहा है अपने साथ, तो अब ये ऑक्सीजन कैरी करके ब्लड हर एक ऑर्गन तक पहुंचता है. अब ऑर्गन ही डेड हो जाएगा, ऑर्गन फेलियर यही तो होता है, व्हेन ऑर्गन वुडंट गेट द ऑक्सीजन एंड ब्लड प्रॉपर्ली. तो इसीलिए फटाफट की चीज इंश्योर करनी पड़ती है. हाउएवर इन इंडिया, अब लेकिन भारत में क्या होता है कि अगर किसी इंसान की डेथ होती है तो बहुत सारे रिलेटिव्स को आप फोन करेंगे, कोई बेंगलुरु रहता है, कोई कोई कहीं और रहता है ना, तो फिर जब तक वो नहीं आते तब तक तो इट बिकम्स टू लेट, है ना. तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है. अब हम अवेयरनेस की बात कर लेते हैं. देखिए पीपल इन इंडिया आर ऑल्ट्रुइस्टिक, और ये बात तो बिल्कुल सच है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग नहीं करना चाहेंगे ऑर्गन डोनेशन. यहाँ के लोग तो सबसे ज्यादा एम्पैथेटिक सिंपैथेटिक हैं. ऑल्ट्रुइज्म मतलब जब आप दूसरों को देख के उनकी प्रॉब्लम फील कर पाते हैं और सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, we should actually help them out in whatever way possible. And Indians are altruistic, but we need awareness about organ transplantation. Okay, क्या आपको रजिस्टर करना चाहिए खुद को डोनर्स की तरह, एंड ऑल ऑफ दैट. वो रूटीनली, अब देखिए इन्होंने नोटों की बात की है कि रूटीनली ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे तरह के इवेंट्स अवेयरनेस जनरेट करने के लिए. अब इन्होंने बोला है दैट वी हैव स्टार्टेड रीचिंग आउट टू स्कूल चिल्ड्रन. देखिए बहुत हर चीज का अवेयरनेस, किसी भी चीज का अवेयरनेस होना, आप सबसे पहले एकदम ग्राउंड लेवल पे शुरू कीजिए. क्योंकि जो हमारे को जब वी वर किड्स, बहुत सारी चीजें हमें तब हमसे छुपाई गई, ऐसे नहीं डिस्कस करना, दिस इज बैड, दिस इज सोशल टैबू, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज ऑल ऑफ दैट, यू कांट डिस्कस दिस, गर्ल्स शुडंट बी डिस्कसिंग देयर प्रॉब्लम्स विद द बॉयज एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस. क्योंकि ये एकदम हमारे जो रूट्स में अब चला गया है. एज किड वी कुडंट डिस्कस इट, एज किड वी वर टॉट टू हाइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो इसीलिए जब हम बड़े हुए कहीं ना कहीं वो इनर्शिया है अभी भी हर किसी के अंदर है. मतलब अगर आप किस लॉट से बिलोंग करते हैं दैट ऑब्वियसली डिपेंड्स, है ना. तो इसीलिए द बेस्ट वे, आपको मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस जनरेट करनी है, आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में अवेयर करना है, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अवेयर करना है. एवरीथिंग शुड बी टॉट टू द स्कूल चिल्ड्रन, एंड दैट्स द बेस्ट लेवल यू कैन educate somebody at. Okay, along with awareness they also need to have faith that. अब देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, सबसे बड़ा इशू जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है ना, वो मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट का डेफिसिट है. ये अभी हम 2-3 एथिकल डिलेमास मैं अपनी तरफ से आपको बताऊंगी, एंड यू मस्ट राइट ऑल ऑफ देम. इन एडिशन गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स बिटवीन सिटीज. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन हियर द गवर्नमेंट वुड कम इन. ओके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है, आप सपोज कीजिए कि अगर बेंगलुरु में किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट की डिमांड है, लेकिन अगर किसी का हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुआ है, नहीं, अगर हार्ट ट्रांसप्लांट की डिमांड है लेकिन जो हार्ट का डोनर है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन डेड कोई इंसान है, वो से गुजरात में है, सो ऑफ कोर्स जो इंटर स्टेट और इंटर सिटी भी जो नेटवर्क डेवलपमेंट है ऑर्गन डोनेशन को बूस्ट करने के लिए, या फिर इस तरह का जो भी नाइट्रोजन में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सेफ रखने के लिए 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम होता है, इसको अवेलेबल करवाना बहुत जरूरी है. तो गवर्नमेंट करंटली इज वर्किंग ऑन इट टू improve the coordination among road, railway and aviation ministries to facilitate the creation of green corridors for faster transportation of organs. So one point for you is that the government should actually develop more of these green corridors and in a better manner. Okay, as per the current mechanism, the availability of an organ is reported by the, this is not important for you, आप कैसे बन सकते हैं. अगेन अ बेसिक थिंग, यहाँ पे भी अगर आप
इफ यू राइट एन एथिक्स का आंसर, नो मैटर कि ये एक एथिक्स का आंसर है, आप जरूर एक्ट लिखेंगे। अगर चाइल्ड लेबर से रिलेटेड एथिक्स की केस स्टडी है तो चाइल्ड लेबर, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर वाली जो पॉलिसी है आप उसे मेंशन करेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल मेंशन करेंगे, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, फोर्स्ड लेबर, ये सब कुछ आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंस द आंसर इज अबाउट ऑर्गन डोनेशन, यू वुड मेंशन नोटो, ओके, यू वुड मेंशन transplantation of human organs act, okay, that is exactly how you make your answer complete. ओके तो अगर आपको एक रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर बनना है, और ये तो हम क्योंकि डिस्कस कर ही रहे हैं तो ये आपके लिए भी यहाँ से एक अगर आपको जानना है और हमेशा से आप सोचते हैं कि हाउ यू गेट द इंफॉर्मेशन हियर, इफ यू वांट टू बिकम अ रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर यू कैन टेक अ प्लेज ऑन द नोटो वेबसाइट, ओके, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं फॉर्म 7 जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट का है उनको, ठीक है। इन एडिशन टू रजिस्टरिंग इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डोनर्स। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद को रजिस्टर कर देते हैं लेकिन आपको अपनी फैमिली को भी बताना है कि आप कमिटेड हैं डोनेशन के लिए। तो उनका वही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके अकेले कंसेंट देने से कुछ नहीं हो जाता, कंसेंट कार्ड हो भी तब भी ऐसा होता है डेथ के बाद आपकी फैमिली से कंसेंट लिया ही जाएगा, तो अगर वो मना कर देंगे दैट वुडंट बी पॉसिबल। तो अभी हमने ट्रस्ट डेफिसिट की बात की थी, ठीक है। तो देखिए मोस्टली जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्यों होते हैं, आप क्यों करेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो आप जानते भी नहीं किसी इंसान को, या क्यों करेंगे, जस्ट बिकॉज आप ऑल्ट्रुइस्टिक हैं, आप किसी की दर्द, आपको लगता है कि इस दुनिया में बहुत दुख दर्द है, you can eradicate them on your part, if you can contribute in some way that's a good thing, right? तो ऑल्ट्रुइस्टिक डोनेशन का ही आप एक हिस्सा बनते हैं। लेकिन एक ऑब्वियसली देखिए ये डर है सबके मन में कि हम ऑर्गन डोनेट तो करते हैं शायद वो पहुंचता भी नहीं, ये डर खैर सिर्फ हमारी सोसाइटी में ऑर्गन डोनेशन को लेके नहीं है, ऑलमोस्ट हर चीज को लेके है। आप एक फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग एक आप कह सकते हैं रिचुअलिस्टिक एग्जांपल ले रही हूँ, यू पे फॉर अ लंगर, आपको लगता है कि आप गुरुद्वारे में एक लंगर के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर देर आर केसेस और आपको अपने बड़ों से पता चलता है कि ये तो पहुंचता भी नहीं है, दे आर फ्रॉड्स, मतलब वो तो लंगर होता भी नहीं है उस पैसे से, ओके तो वो कहाँ जाता है, तो आप अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं, उसको स्मगल कर दिया जाता है। ऐसे तरह के केसेस ऑलमोस्ट हमारे जैसे आम आदमी सोचते हैं कि केसेस आ रहे हैं रैकेट्स के, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रैकेट्स के, तो ये बाहर स्मगल कर देंगे एंड ऑल ऑफ दैट, तो हम जिसके लिए डोनेट कर रहे हैं वो पहुंचेगा भी नहीं है। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको ब्रिज करना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा एथिकल डिलेमा इज ट्रस्ट डेफिसिट, ओके। अब नंबर 2 क्या है, इनइक्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ डोनर्स हैं वो लोअर मिडिल क्लास और उससे भी नीचे के जो क्लास के लोग हैं वहां से आते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन रिसिपिएंट्स हैं वो बहुत ही कम नंबर ऑफ पीपल हैं जो एक कॉस्टली ट्रांसप्लांटेशन के लिए पैसा उनके पास है, ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं ट्रांसप्लांट सर्जरी को, और फिर जो ट्रांसप्लांट के बाद इतना हैवी मेडिकेशन का खर्चा आता है लाइफ टाइम का एंड ऑल ऑफ दैट, उसको भी बेयर करने का उनके पास सोर्स है। तो ये इनइक्वालिटी आप जो देख रहे हैं, ओके, तो ये चीज बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। एंड बस यही सारी चीजें आपको स्पेशली अफोर्डेबिलिटी के लिखना है, और और कुछ आप अपने हिसाब से जो 1994 का एक्ट लिख देंगे, सो इसको बेसिकली इट नीड्स टू बी अमेंडेड कि बेसिकली क्या है। और एक और चीज़ जो मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूँगी कि जो कंसेंट है ना वो फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, द कंसेंट मस्ट बी फ्री, ऑटोनॉमी ये चीज़ रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर एक फोर्स कंसेंट होने लगेगा तो जैसे फोर्स कंसेंट का क्या होता है कि आप ऐसे बहुत सारे, आई नो अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स जिन पे ऐसी एलिगेशंस लगती हैं, बहुत लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है कि कोविड-19 में स्पेशल अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप कोविड-19 का एंगल डायमेंशन ज़रूर लिखें। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़े, मीडिया में देखे, जहाँ पे कोविड-19 के लिए एडमिट करवाया गया था और उनका ऑर्गन निकाल लिया गया और उसको स्मगल किया, इस तरह के रैकेट्स सामने आए थे और सरकार ने उन पे रेड्स की एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड। सो इन द वेक ऑफ दिस नेगेटिव पब्लिसिटी दैट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन गेट्स, अगर आप अपने आसपास लोगों से बात करते हैं तो बहुत बड़ी जो आम लोग है वही कह देते हैं कि हम कैसे विश्वास कर लें कि सही इंसान तक जा रहा है कि नहीं जा रहा।
So all of that. Governing India in 2047, a team of young civil servants, academics, entrepreneurs has a vision. Now this is very important for you, very important for you, क्योंकि अभी तो हमें नहीं पता कि ये विजन डॉक्यूमेंट कब तक आएगा, पर जब भी आएगा, क्योंकि सेकेंड ARC या फिर मालिमट कमेटी या ये होटा कमेटी, ये तो आप लिखते ही रहते हैं. अगर नीति आयोग का कोई रिफॉर्म एजेंडा आता है 3 साल का, तो फिर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने पेपर में लिखने के लिए, मेंशन करने के लिए. तो वैसे ही GS4 को GS4 में बेसिकली अगर ये विजन डॉक्यूमेंट लेट्स सी कब तक आ जाता है, फाइनलाइज हो गया है, तो ये आता है और हम उसे डिस्कस करेंगे एंड यू मस्ट मेंशन इट. तो फाइनली क्या हुआ है, कम से कम काफी महीनों तक एक डिस्कशन ग्रुप चला है. इसमें 30 यंग IAS ऑफिसर्स थे, दे वर अ पार्ट ऑफ दिस टीम. ओके, एक स्पेशल मिशन था इनके पास कि उन्होंने गवर्नेंस विजन ड्रॉ करनी थी इंडिया के लिए इन द ईयर 2047, यानी कि जो अमृत काल हमें सेलिब्रेट करना है, जब हमें 100 साल हो जाएंगे आज़ाद हुए. ठीक है, तो बेसिकली हम खुद को कैसा देखते हैं 100 साल की आज़ादी के बाद भी गवर्नेंस में जब लैप्सेस हैं उसमें, तो उसको कैसा ब्रिज करना चाहते हैं. ठीक है, आफ्टर सेवरल ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस. अब देखिए इसमें इस टीम में 10 नॉन IAS ऑफिशियल्स भी थे और साथ ही में 40 एकेडमिशियंस भी थे, 80 एंटरप्रेन्योर्स थे, IITs IIMs ये सारे के भी लोग थे. ओके, तो सबकी एज 40 इयर्स या कम थी, तो ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ यंग लॉट, ठीक है, हैज कम अप विद आइडियाज फॉर द फ्यूचर. द फोकस इज, अब देखिए यहाँ पे आपको पहले ही थोड़ा सा ब्रीफली पता चल गया कि कैसा डॉक्यूमेंट होने वाला है. डिटेल्स तो ऑफ कोर्स जब डॉक्यूमेंट आएगा तब हम उसे देखेंगे. ठीक है, जब उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर उसे अप्रूव कर देगी. पर अब 4 थ्रस्ट एरियाज होंगे. ऑफिस ऑटोमेशन, ताकि जो रेड टेपिज्म है वो खत्म हो जाए. यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन ऑफिस ऑटोमेशन. तो ऑफिस ऑटोमेशन अगर हमारा एम है तो उसको डेटा एनालिटिक्स से कम किया जा सकता है रेड टेपिज्म को. AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसको यूज करके हमें बेसिकली, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर राइट. अल्टीमेटली आप कितना भी रिफ्रेन कर लें खुद को फिनेंस के बारे में एडुकेट करने से, टेक्नोलॉजी के बारे में एडुकेट करने से, तो अगर आप खुद को नहीं कर रहे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, और ये सत्य है. तो इसीलिए यही फ्यूचर है और इसी को यूज करके गवर्नेंस को अच्छा बनाया जाएगा. अब जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या बेसिकली ग्रुप मीटिंग्स में हुआ है. ओके, जैसे क्या होता है कि एक फाइल एक लेवल से दूसरे लेवल, फिर दूसरे लेवल से तीसरे लेवल, या तो बहुत बड़ी एक ही लेवल पे कितने कितने दिन तक पड़ी रहती है. ठीक है, तो ये चीज अगर ऐसा है तो आप रेड फ्लैग रेज कर देंगे, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स से पता चल जाएगा एक ऑफिसर के लेवल पे कितने दिन तक फाइल पड़ी है. तो ऑफ कोर्स अ रेड फ्लैग गेट्स रेज्ड एंड देन एन एक्शन वुड बी टेकन. ओके, दीज आइडियाज. अब देखिए यहाँ पे यही चीज दिखी है, केवल गवर्नेंस में ही हम विजन इंडिया @2047 नहीं देख रहे. तो जैसे आप वो जो देखते हैं नीति आयोग का जो स्ट्रैटेजी फॉर अ न्यू इंडिया है ना, तो @75, तो उसमें आप बहुत सारे सेक्शंस देखते हैं. गवर्नेंस का एक सेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट का एक सेक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज का एक सेक्शन है. तो वैसे ही इधर भी होगा, यहाँ पे गवर्नेंस का सेक्शन होगा और भी बहुत सारे, फिनेंस का एक सेक्शन होगा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का, इंटरनल सिक्योरिटी का, सोशल सेक्टर का. ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली हम देखेंगे ना. इट वुड बी वेरी वेरी एक्साइटिंग. Okay, between November 9 and December 16, Supreme Court disposed of 6,844 cases. Now, this is actually very good given the fact we are talking a lot about pendency of cases all the time. तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतने कम टाइम में, जब से जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने बेसिकली चीफ जस्टिसशिप ली है, तब से लेके अभी तक इतने विंटर ब्रेक से पहले उन्होंने केसेस डिस्पोज कर दिए हैं, जिसमें से 1163 बेल मैटर्स थे. क्योंकि अब देखिए सरकार कहती है कि बेल के मैटर सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुनने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है यही तो सबसे बड़ा मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए. क्योंकि व्हाट इज बेल? बेल क्या है? सिविल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, और ये तो एक फंडामेंटल राइट है. और जब संविधान ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज द प्रोटेक्टर, द सोल प्रोटेक्टर ऑफ, नॉट द सोल एक्चुअली, क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी रिट पिटिशन का जिम्मा है, बट स्टिल जो अल्टीमेट प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का वो सुप्रीम कोर्ट ही है. तो अगर आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं प्रोटेक्ट करें देन व्हाई आर यू सिटिंग, यही जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने कहा था. तो ये बहुत एसेंशियल है. ओके, तो साथ ही में एक और चीज, बेसिकली ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि नवंबर 18 को CJI ने बोला, अनाउंस किया कि सारे बेंचेस को बेसिकली 10 ट्रांसफर पिटिशंस और 10 बेल पिटिशंस हर दिन सुननी है. यू हैव टू टेक अप दिस मच केसेस, इनको आपने बेसिकली यू हैव टू अपने डिस्पोजल पे ये सारे केसेस देने, एंड यू हैव टू डील विद देम.
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आर्टिकल, अब यहाँ से आपको 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे, बिकॉज ह्यूज ट्रेजेडी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज़ भी जो डिबेट नई छिड़ गई है कि क्या प्रोहिबिशन ऑफ लिकर है उसकी वजह से वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता है बेसिकली, जैसे हम ह्यूज ट्रेजेडी में बिहार की देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो प्रोहिबिशन ऑफ लिकर है ना, वो 4 तरह से एक गलत डिसीजन है जो यहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कैसे। अब देखिए अभी तक क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एस्टिमेट्स 38 people have died in the Saran district in a tragically common place, huge tragedy in dry Bihar, because Bihar is a dry state. There's a ban on liquor there. Okay, the champion of prohibition in the state, Chief Minister Nitish Kumar, has not expressed, उन्होंने बोला है कि मेरे दिल में कोई सिंपैथी नहीं है, 1 इंच की भी सिंपैथी नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ जो पिएगा वो बेसिकली ही और शी विल डाई। और एग्जाम्पल हमारे समक्ष है, तो मेरे लिए में तो कोई भी सिंपैथी नहीं है, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा। ओके, टू पैरी ऑपोजिशन अटैक्स ही एंगेज इन क्रू। ओके, तो बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे फिर अब वही ना, ऑपोजिशन कहती है कि आप कॉम्पनसेशन क्यों नहीं दे रहे, रेजिग्नेशन दीजिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर उन्होंने कहा कि जो बीजेपी अब ऑपोजिशन में है, पहले तो ये देवर इन गठबंधन, तो बीजेपी को इन्होंने एक आंसर दिया है कि आपके भी तो केस में, आपके भी तो जो स्टेट्स रूल कर रहे हैं, आप वहाँ पे भी तो इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं सही से डील कर लेते। द फैक्ट इज, अब देखिए ये कोई रिस्पॉन्स नहीं है वैसे तो, मतलब चाहे कुछ भी हो, रिस्पॉन्स तो ये सही नहीं है। आप उसको कुछ आंसर दे सकते हैं, पर यही ऑपोजिशन, फिर यही रूलिंग गवर्नमेंट एक दूसरे को ऐसे ही बोलते रहते हैं कि आप खुद को देखो। तो गलत है, चाहे वो वहाँ हो रहा है चाहे यहाँ हो रहा है, तो आप अपने गलत को सुधार लीजिए। उनको गलत बोल देने से थोड़े ना मतलब सब कुछ सही हो जाता है। पर अभी तो इसी भी कंसेंसस नहीं है कि ड्राई स्टेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। द फैक्ट इज दैट फ्रॉम 2016 व्हेन प्रोहिबिशन वाज इम्पोज्ड इन बिहार टू 2021, अब देखिए 2016 से जब ड्राई स्टेट बनाया गया था बिहार को, 2021 तक कम से कम 200 केसेस हमने देख लिए हैं ह्यूज ट्रेजेडी डेथ्स के बिहार में। अब देखिए बार बार बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक्सपेरिमेंट किया है प्रोहिबिशन के साथ, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बिहार है उन्होंने ना ही केवल अपने फेलियर से सीखा, क्योंकि 200 लोगों की जान तो जा चुकी है, बल्कि दूसरों के फेलियर से भी नहीं सीखा। वही एज चाणक्य वुड से कि अगर आप दूसरों की गलतियों से नहीं सीखते और अपने आप गलती कर करके सीखते हैं, तो फिर आपकी पूरी उम्र कम पड़ जाएगी सीखने के लिए। ठीक है, alcohol abuse does indeed have terrible social consequences. Of course, देखिए there is no doubt about the fact कि alcohol का consumption, abuse, over consumption, इसके बहुत सारे social consequences हैं। Now as far as हिमाचल प्रदेश is concerned, okay, हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा इलेक्शन का मुद्दा था इस बारी। अ लॉट ऑफ वुमेन वर कंप्लेनिंग अबाउट द फैक्ट कि जो आते हैं उनके जो हस्बैंड घर पे आते हैं, बेफालतू की छोटी छोटी बात पे किच किच, एक ही बात पे अड़ जाना, उसका कोई सेंस नहीं है, बिकॉज दिस इज व्हाट लिकर वुड डू टू योर माइंड, राइट। और यहीं पे ये चीज़ लिखी है, और यहीं बिहार में आप अगर उस समय की न्यूज़पेपर्स आपने देखी या आपने मीडिया देखा, तो कैसे लॉट ऑफ विमेन वर सेलिब्रेटिंग नीतीश कुमार जी की जो फीट थी, बिकॉज दे वर वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस अपने हस्बैंड्स के झेलना पड़ता था एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये चीज़ येट इन 2016। अब देखिए लेकिन बात ये है ना कि ये कितने गरीब घरों से आते हैं। मोस्टली जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह वाला केस होता है लिकर पीने के बाद, ये बहुत ही पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शंस में होता है। लेकिन 2016 में क्या हुआ, जो रूल्स ऑफ बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट, उसने क्या किया कि जो भी ऑफेंडर्स होंगे उनकी फैमिली को पनिश किया जाएगा। देखिए उस इंसान की फैमिली में फिर वो विमेन भी तो है जिनके लिए आपने अच्छा लॉ लेके आए हैं आप, उनके बच्चे भी तो हैं जो इतनी दिक्कत देखते हैं अपने घरों पे। ठीक है, फिर उनके दिमाग पे क्या असर पड़ता है, अगले दिन स्कूल जाते हैं तो फिर उनको फाइन पे करना है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लिए जाएगी, उनको जेल भी मिलेगा। तो फिर वही इकोनॉमिक जो फैक्शन हुआ, मतलब कहाँ से कमाएंगे, कैसे खुद को सस्टेन करेंगे। अगर हस्बैंड ही उनके जेल चले जाएंगे तो सोल्यूशन तो ये भी नहीं है। इन 2018 some of the laws more draconian provisions were amended, but the fact remains that there is mounting evidence that prohibition is not a solution to alcoholism. आंध्र प्रदेश ने ये किया, हरियाणा ने किया, केरला ने किया, तमिलनाडु ने किया। ठीक है, ये कुछ ही स्टेट्स हैं, किया तो बहुत सारे ने। ठीक है, देव एक्सपेरिमेंटेड इन द पास्ट, लेकिन
हर केस में इसको विड्रॉ कर लिया गया, इस प्रोहिबिशन को, क्योंकि कुछ नहीं होता। देखिए, आप जब किसी चीज़ को बैन कर देते हैं ना, वो चीज़ तो रहती है पर वो अंडरग्राउंड चली जाती है। इट पुशेस द कंजम्पशन अंडरग्राउंड, नथिंग एल्स। आप उसको ब्लैक में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, पर प्रोहिबिशन की नहीं, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी सोशल लेवल हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। एंड डिप्लीट रेवेन्यूज। साथ ही में क्या होता है कि ओके, यहाँ से आई जस्ट मिस्ड लाइन, आई थिंक इन ईच केस द पॉलिसी हैज बीन विड्रॉन बिकॉज इट। अब देखिए, यहाँ से जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताने थे, प्रोहिबिशन से क्या दिक्कतें होती हैं। नंबर 1, ये क्या करता है, पुशेस द कंजम्पशन अंडरग्राउंड। नंबर 2, प्लेसेस एंड undue burden on the law and order machinery। अब हर दिन कोई केस आ रहा है ऐसा, क्योंकि ये तो होगा ही। साथ में बॉर्डर के यूपी है, नेपाल है, तो वहां से आ जाएगी दारू, अगर बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है आपका या विलेज है तो, ठीक है। तो अननेसेसरी जो लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी पे बर्डन पड़ रहा है, नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3, इंक्रीजेस क्रिमिनलाइजेशन। नंबर 4, डिप्लीट रेवेन्यूज। आप बार बार, अब देखिए बिहार का तो केस और भी स्पेसिफिक है। बिहार को आप जानते हैं कि एक एक वेल ऑफ स्टेट में नहीं रखा जाता। आप महाराष्ट्र देखिए या फिर आप कर्नाटका देखिए, ये लोग बहुत रिच स्टेट्स हैं, है ना। तो बाकी जो रीजनल इम्बैलेंस, खैर इसका हिस्ट्री भी है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन आपने फिर जीएसटी को भी सरेंडर किया हुआ है। फिर सारी स्टेट्स कंप्लेन भी करती रहती हैं कि जीएसटी की वजह से फिजिकल फेडरलिज्म डिसरप्ट हुआ है, हमें रेवेन्यूज नहीं मिल रहे। फिर साथ ही में जो आपके पास एक टैक्सिंग राइट है, कुछ 4 टैक्सिंग राइट्स आपने सरेंडर नहीं किए थे जीएसटी में से, जिसमें से एक लिकर है, तो फिर आपने उसको भी बैन कर दिया, तो रेवेन्यू नहीं आएगा, फिर डेवलपमेंट में लगाओगे कैसे आप। तो यही तो चीज है। तो कहाँ से वो जो स्टेट है बिहार, जो आज तक बोली जा रही है कि इट इज अ पुअर स्टेट, तो उसको कैसे डेवलप कर पाएंगे। तो एक आपने रेवेन्यू का स्रोत ही खो दिया ऐसे। ओके, अब रेवेन्यू का स्रोत ऐसा नहीं है। देखिए, एक बहुत अच्छी थ्योरी ये कहती है लिकर पे, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया हुआ है कि आप, इट इज अ विन विन सिचुएशन। पता है कि आप क्या करिए कि आप बहुत टैक्स लगाइए, क्योंकि इट इज अ सिन गुड। लिकर इज अ सिन गुड, राइट। तो सिन गुड पे आप बहुत ज्यादा टैक्स लगाइए, बनता भी है। तो आप टैक्स लगाइए उस पे, तो ऑफ कोर्स जो उसको खरीदेगा, एक ऑटोमेटिकली, देखिए जिसके जिसके पर्स पे प्रेशर पड़ता है ना, तो उसे कम खरीदता है, तो ऑटोमेटिकली रिस्ट्रेंड आ जाएगा, यू वुड डेटर देम। साथ ही में जो थोड़े बहुत लोग खरीदेंगे भी, उससे आप ही को रेवेन्यू आ रहा है, और उसी रेवेन्यू से आप सोशल वेलफेयर स्कीम्स में लगाइए या फिर अवेयरनेस जनरेशन में लगाइए। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन ऑफ बोथ ऑफ देम। ओके, तो इसी से प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। इनफैक्ट द बैन इन बिहार हैज कॉज, अब देखिए यहाँ बिहार के केस में ही देखिए, अभी 5,000 करोड़ तक का लॉस हुआ है सरकार को। ओके, तो ये चीज बेसिकली, और साथ ही में आपने क्या समझा है कि अगर आप प्रोहिबिशन लगा देते हैं, तो आपका यही है ना दिमाग में कि आपका जो, आपके सिटीजन्स हैं, आपके नागरिक हैं, वो दे आर नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग रिस्पॉन्सिबल चॉइस। वो इतने, बेसिकली आप कह सकते हैं, उनको यही नहीं पता कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है। आप उनको अवेयर करेंगे, वो तब भी नहीं समझेंगे, क्योंकि ऐसे ही हैं, दिस इज द सोसाइटी। यू यू अज्यूम्ड दिस ओनली। अब देखिए क्या हुआ था जब फार्म प्रोटेस्ट हुई थी, वी वुड वी वुड नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, वी शुडंट बी गेटिंग इनटू इट, लेकिन जो एक पॉइंट था, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका, वो ये था कि और जो हमने एडिटोरियल्स भी उस समय पढ़े थे, वो ये था कि मतलब सरकार जब अपनी तरफ से ये बार बार कह रही थी, दिस इज कम फॉर द गुड ऑफ द फार्मर्स, so this means you've assumed that the farmers do not know what is good for them. That is why you did not refer the particular laws or the particular bills to them. No security committee, no basically standing committee, कोई representation नहीं था farmers के heads के leaders से। तो मतलब आपने उनको कंसल्ट करना जरूरी नहीं समझा। देखिए, फार्म में रिफॉर्म चाहिए, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बात सब जानते हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी जानते हैं। लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐसे लूप होल्स थे, उसको ऑर्डिनेंस के रूट से लाया गया, बहुत सारी चीजें थी जो उसमें गलत थी, तो इस वजह से दे हैड टू गो। ओके, there is perhaps a political context or a political context to Nitish Kumar's despite it all commitment to the, okay, हम ये basically discuss नहीं करेंगे। अब इन्होंने जैसे एक चीज कही कि जो कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म ऐसा नहीं होता जो लिकर को या हूच को कंज्यूम करने के लिए कहता है, प्रिस्क्राइब करता है। तो मतलब जो बैन है उसको स्रोत रिलीजन है। एक और चीज यहाँ से बेसिकली पता चली है। सो नथिंग मच हियर, जो हमारे पास 4 पॉइंट होने चाहिए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम द हिंदू के एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ना ही केवल आपके लिए मेंस के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक्चुअली जब कोविड-19 का आई थिंक सेकेंड वेव चल रहा था, उसके आसपास एक डिसीजन लिया गया था, लेकिन उस पर तब बहुत एक्सपेक्ट किया गया कि क्वेश्चन आएगा, नहीं आया। लेकिन इस बार ही क्वेश्चन आ सकता है, और कैसे आएगा मैं आपको वो भी बताऊंगी, क्योंकि ये बात हम बहुत बार देख चुके हैं। इकोनॉमी पे प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो
बस आपसे पूछते हैं ये वाला टर्म किससे रिलेटेड है, ओके या फिर इस टर्म की डेफिनेशन क्या है, 4-5 स्टेटमेंट दी होती है उसमें से, तो उसी के लिए हम इसको देखेंगे। ओके तो द मिनिमम टैक्स ऑन बिग बिजनेसेस, तो क्या हुआ है फाइनली, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ने पिछले हफ्ते अग्री किया है कि हम इंप्लीमेंट करेंगे 15% जो मिनिमम टैक्स लगेगा बिग बिजनेसेस पे। बिग बिजनेसेस का मतलब क्या होता है, बिग बिजनेसेस का मतलब होता है जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होते हैं जिनका जो एक्सपेंशन है वो इतना बड़ा है कि वो बहुत सारी कंट्रीज में अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है, सो दे वेरी बिग। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, 136 कंट्रीज दे हैड एग्रीड ऑन अ प्लान कि हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे टैक्सिंग राइट्स को अक्रॉस जुरिस्डिक्शंस एंड एनफोर्स अ मिनिमम टैक्स रेट ऑफ 15% ऑन लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। आई विल टेल यू डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखा है और क्वेश्चन क्या आएगा आपके लिए। ओके तो क्वेश्चन ये आएगा, okay, the minimum corporation tax is linked to then statements would be given, जिसमें से चलिए दो स्टेटमेंट तो जो होंगी रबिश होंगी, वो तो बिल्कुल दो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लोज होंगी। एक स्टेटमेंट क्या होगी, पिलर 1 ऑफ OECD's प्लान, और दूसरी स्टेटमेंट होगी पिलर 2 ऑफ OECD's प्लान, ठीक है। आंसर क्या है, पिलर 2 ऑफ OECD's प्लान, क्योंकि पिलर 1 जो है OECD का प्लान वो कुछ और कहता है। तो अब हम देखेंगे क्या, आई होप यू गॉट दी आंसर, यू वुड अंडरस्टैंड इट इवन बेटर नाउ, ठीक है। तो EU के मेंबर्स ने बोला है कि हम मिनिमम टैक्स रेट अग्री कर रहे हैं, 15% भरना ही पड़ेगा बिग बिजनेसेस को इन अकॉर्डेंस विद द पिलर 2 ऑफ द ग्लोबल टैक्स अग्रीमेंट फ्रेम्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट लास्ट ईयर। ओके 2021 की बात है ये। इस OECD के प्लान के तहत देखिए आपको क्या होगा, मैं बताती हूँ। अगर एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स फॉर एग्जांपल या ओरिजिनेशन क्या है US से है, लेकिन वो अपना फॉर एग्जांपल बहुत सारा जो प्रोसेसिंग है, बिजनेस है, वो पनामा में रन करता है। पनामा तो टैक्स हेवन स्टेट है जहाँ पे ऑलमोस्ट 0 टैक्स है। तो लेकिन अब इस ऐसी कंपनी को कम से कम 15% टैक्स भरना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब वहाँ पे 0 टैक्स भर रहे हैं, 1% टैक्स भर रहे हैं, तो US से है ना आपकी जो कंट्री है वो आपसे बचा हुआ 14% टैक्स देगी। तो मिनिमम 15% टैक्स यू विल हैव टू पे। इफ यू वांट टू इवेड, आप टैक्स हेवंस में जा रहे हैं तो आप जा ही नहीं सकते अब। तो इसीलिए अब EU ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द पिलर 2 इज OECD प्लान का। Okay, this is to ensure that the big businesses with global operations do not benefit by domiciling themselves in tax havens in order to save on taxes. Now, what is Pillar 1? Okay, अब Pillar 1 क्या है OECD tax plan का? It tries to address the question of taxing rights. अभी क्या होता है ना, बड़े सारे multinational companies, a lot of MNCs are there. ओके तो अभी ट्रेडिशनली क्या होता था, दीज MNCs हैड टू पे देयर टैक्सेस इन देयर होम कंट्रीज, ठीक है। अपना जहाँ का ओरिजिन है आप वहाँ पे अपना उन कंट्रीज को बेसिकली आप पे करते थे। लेकिन आप अपना मैक्सिमम बिजनेस कहाँ कर रहे हैं, बाकी फॉरेन कंट्रीज में। अभी देखिए बहुत सारे US की टेक कंपनीज हैं, गूगल ले लीजिए, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो जिनका ओरिजिन US है ना। तो लेकिन आपका सारा बिजनेस जब यहाँ पे आप इंडिया से सब कुछ भारत से ले रहे हैं, सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आपके यहाँ है सबसे ज्यादा, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो आपको टैक्स सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, देना इंडिया में बनता है। तो इसीलिए OECD का जो प्लान था ये ज्यादा टैक्सिंग राइट्स देना चाहता था उन गवर्नमेंट्स को जहाँ पे इन लार्ज बिजनेसेस का सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ बिजनेस कंडक्ट होता है। ओके सो प्लान पिलर 1 वाज दिस। I hope you understood it. What is the need of global minimum tax? Corporate, अब देखिए क्या है ना कि हर जगह कॉर्पोरेट टैक्स पूरे संसार में बहुत ही पिछले कुछ 20-30 सालों में आप देखेंगे कि कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन। हर सरकार क्या कहती थी, हमें FDI बेसिकली अट्रैक्ट करना है। हर स्टेट भी एक दूसरे से ऐसे ही लड़ती रहती थी, है ना, एक पर्टिकुलर कंट्री की, तो हमें FDI अट्रैक्ट करना है तो हम कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देंगे। तो इसीलिए बहुत ही कम चला गया, रेवेन्यू भी तो कम हो गया ना इससे सरकारों का। सो दिस वाज समथिंग वेरी बैड। ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट कहाँ से 40% हुआ करते थे 1980s में, दे ड्रॉप्ड टू अंडर 25% इन 2020 बिकॉज ऑफ द ग्लोबल टैक्स कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स इसका ओरिजिन है, और हर चीज का ओरिजिन US UK से ही आता है। UK के बहुत पुराने ओरिजिन है, खैर उन्होंने तो स्लेवरी एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो अभी भी इससे रिलेटेड भी हम आज कुछ देखेंगे जो आपके लिए एक बहुत अच्छा US का बहुत अच्छा एथिक्स का एग्जाम्पल है, एसे का भी एग्जाम्पल है, अभी हम आगे देखेंगे। देखिए US के जो प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, और साथ ही में जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर, जो थैचरिज्म रीगनिज्म आप पढ़ते हैं 1980s में, वहाँ पे ग्लोबल टैक्स का ओरिजिन है, ठीक है। लिबरलिज्म को प्रमोट करने के लिए दे वुड प्रमोट कॉम्पिटिशन ऑल ऑफ दैट।
तो बेसिकली ये OECD का जो टैक्स प्लान है ट्राइज टू पुट एन एंड टू दिस रेस टू द बॉटम विच हैज मेड इट हार्डर फॉर गवर्नमेंट्स टू शोर अप रेवेन्यूज रिक्वायर्ड टू फंड देयर राइजिंग स्पेंडिंग बजट्स। आपको स्पेंड इतना करना है, रेवेन्यू आ नहीं रहा, तो इसीलिए बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैं बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे, मैं कुछ लाइटर नोट पे डिस्कस करना चाहती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, दो आई एम सेइंग कि ये बहुत लाइटर नोट पे मैं इसे डिस्कस करूँगी, जितना लाइटर नोट पे हम डिस्कस करेंगे उतना ही ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? आप एथिक्स में या फिर देखिए GS1 में तो ऑफ कोर्स हर साल ऐसा क्वेश्चन कोई महात्मा गांधी जी पे, अम्बेडकर पे, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड अम्बेडकर, ये सब कुछ आप देखते ही हैं। पर आपके GS4 में भी अब पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं सावित्री बाई फूले पे। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था 150th एनिवर्सरी हम औरबिंदो घोष की सेलिब्रेट कर रहे हैं। रीड अबाउट औरबिंदो, ओके, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म वगैरह जो भी उनके बेसिक टेनेट्स हैं आप उनके बारे में पढ़िए। लेकिन अब अम्बेडकर के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना इस साल के लिए, स्पेशली GS4 के लिए। अब GS4 में तो मोरालिटी और इनसाइड क्वेश्चन भी बहुत कुछ आते हैं, मोरालिटी और डेमोक्रेसी में क्या लिंक है, तो ये अम्बेडकर पे ही आएगा क्वेश्चन इस तरह का। अब क्यों आएगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि रिसेंटली अ लॉट ऑफ अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स वी सी। मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग अम्बेडकर जी के फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से, पर जो रूलिंग गवर्नमेंट है, अगेन आई वांट टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स, लेकिन मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ जो न्यूज़पेपर्स में आ रही है। तो जो करंट गवर्नमेंट है वो यूजुअली आप कह सकते हैं ट्रेडिशनली जो BJP गवर्नमेंट है, दे हैव बीन sort of anti Ambedkar because Ambedkar was anti Hinduism and this is more or less a Hindu dominated party, right? तो क्योंकि कास्टिज्म और ये सब वगैरह के काफ़ी अगेंस्ट थे अम्बेडकर, लेकिन अभी एक शिफ्ट देख रहे हैं हम, है ना, बहुत ज़्यादा रिइटरेट किया जा रहा है प्रेजेंट सरकार द्वारा कि अम्बेडकर हमारे, हम उनको बहुत मानते हैं, स्टैचूज़ को उनके अनवील करना, लॉन्च करना। साथ ही में जो अभी हमने एक आम आदमी पार्टी के लीडर हैं मिस्टर गौतम, आई थिंक उन्होंने अपना जो एक इवेंट को उन्होंने ज्वाइन किया, अटेंड किया रिसेंटली, जो दशहरा पे हुआ था, अम्बेडकर पे, जो आपने बेसिकली आप वाउज लेते हैं जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं खुद को बुद्धिज्म में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गई। हमने तब भी डिस्कस किया था कि दशहरा, व्हाई वाज दशहरा स्पेशल एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली अम्बेडकर पे क्वेश्चन तो आएगा ही, और एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन आएगा। अब उसका क्या एस्पेक्ट पूछा जाएगा, दैट ऑफ कोर्स अगर एथिक्स में आएगा तो डेफिनेटली आपको ये यहाँ पे जो आप पॉइंट्स पढ़ रहे हैं बुद्धिज्म के बारे में लिखना ही लिखना है। से अ क्वेश्चन कम्स अप ऑन बुद्धिज्म एंड अम्बेडकर, ऐसे एक बस एक इतने 2 वर्ड का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लिखेंगे, राइट दिस मैटर, ओके। ऑफ कोर्स आप अपना जो स्टैटिक पढ़ेंगे वहां से तो लिखेंगे ही, पर यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, एक आर्टिकल आया है संघर्ष तेलांग एंड मयूर कुडुपाले's आर्टिकल सिचुएटिंग डेमोक्रेसी इन अम्बेडकर्स मॉरल डिस्कोर्स, ठीक है। तो इन्होंने देखा है बेसिकली कि कैसे अम्बेडकर ने डेमोक्रेसी के बिल्कुल रूट पे, सेंट्रलिटी पे मोरालिटी को रखा है, और उनकी मोरालिटी का मतलब है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो ये बेसिकली व्हाट इज द, अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाए कि व्हाट इज द मॉरल फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन विद रिस्पेक्ट टू अम्बेडकर्स फिलोसफी, तो यू विल हैव टू राइट अबाउट मोरालिटी एंड डेमोक्रेसी का जो नेक्सस है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए हम यूजुअली अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं तो हम बस एक घिसी पिटी, ये तो सबने कोट याद किया हुआ है, दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नथिंग विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, है ना, यही पढ़ते हैं। हमें लगता है कि अम्बेडकर क्या है कि बस सोशल डेमोक्रेसी को, रिजर्वेशन और ये सब वगैरह, बस इतना अम्बेडकर, नथिंग मोर देन दिस। पर अगर आप अम्बेडकर का लास्ट वर्क पढ़ेंगे, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क है जिसमें उन्होंने बताया है कि हाउ ही अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ कॉन्सेप्ट, बिकॉज जैसा कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, ऑल्दो पता है ये बहुत ही, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, एंड इंडियाज पास्ट एंड इंडियाज प्रेजेंट। सो यहाँ पे लोग चाहे एक दूसरे से डिसएग्री करते हो, डिफरेंट हो उनकी आइडियोलॉजीज या समझ हर चीज़ को लेके, लेकिन बहुत हद तक उनके जो कॉमन नोशंस हैं एवरीबडी अग्रीज ऑन दैट, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी कहा करते थे दैट डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ, नेहरू कहा करते थे डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ, वैसे ही अगर हम अम्बेडकराइट डेमोक्रेसी की बात करें, उनके डिस्कोर्स की बात करें, उन्होंने भी यही कहा डेमोक्रेसी केवल एक सरकार को गवर्न करने का माध्यम या तरीका नहीं है, इट अफेक्ट्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ओके। बुद्ध
कबीर, महात्मा फूले, ठीक है, तो ज्योतिराव फूले, इनकी जो फिलोसफीज हैं उन्होंने काफी इफेक्ट किया था अम्बेडकर की डेमोक्रेसी की खुद की फिलोसफी को। ओके, तो आप ये भी स्टेटमेंट लिखेंगे, बुद्धा, कबीर एंड महात्मा फूले's इम्पैक्ट ऑन अम्बेडकर, ठीक है। ये मेक योर आंसर हैवी ऑन वर्ड्स, इस तरह के कीवर्ड्स, ठीक है। वाइल द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी के पिलर्स क्या हैं, जैसा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें मिलता है, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, तो अब हम इसको इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को हम मॉरल लेंस से भी देखेंगे। वाइल इट इज वेल नोन दैट Ambedkar's moral principles were rooted in Buddhist philosophies, he was also critical of extreme individualism that was a possible outcome of Buddhism, as such characteristics failed to engage in activism that challenged social order. Thus he believed, अब देखिए वही चीज़ है, इंडिविजुअलिज्म और फ्रेटर्निटी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है एक हार्मोनियस सोसाइटी के लिए। अगर फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट हैं तो प्रियम्बल में लिखा गया ये शब्द कि आपको ब्रदरहुड एक दूसरे को फील करना है, जो ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी एक है कि यू हैव टू हैव अ फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी फॉर योर फेलो सिटीजन्स, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, इफ rights are important, so are the fundamental duties. Okay, so यहाँ से आपको ये पता चलता है। Furthermore, I hope I'm adding a lot to your knowledge. I'm trying to do that. So in अगर आपको सच में ये इनिशिएटिव हेल्प कर रहा है, you can always let me know that. I actually तब मुझे ऐसा लगता है, okay, I have to continue with it, no matter the channel isn't doing बहुत अच्छा, बट स्टिल इट अगर आपको सच में ये बेनिफिशियल लग रहा है, आई वुड लव टू कंटिन्यू इट, पर अभी तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फर्दरमोर, अंबेडकर गेव utmost importance to practicality। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंबेडकर के लिए चाहे एक फिलोसफी कितनी ही अच्छी हो, मॉरल साउंड हो, पर वो प्रैक्टिकली फॉलो नहीं की जा सकती, रैशनली फॉलो नहीं की जा सकती, तो उसको रिजेक्ट कीजिए या फिर उसको मॉडिफाई करके अपनाइए। अंबेडकर यूज्ड द लेंस ऑफ मोरालिटी इन इन्वेस्टिगेटिंग। उन्होंने कास्ट, अब ये तो आपके लिए सेंटेंस है, ऐसा ही लिखना है आपको, ठीक है, कि अंबेडकर ने अपने मॉरल लेंसेज से इन्वेस्टिगेट किया था कास्ट सिस्टम को, हिंदू सोशल सिस्टम को, नेचर ऑफ रिलीजन को, इंडियन हिस्ट्री को, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोरालिटी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन मोरालिटी एंड अंबेडकर, आप लिखेंगे कि अंबेडकर की जो मोरालिटी है वो दो पार्ट्स में, दो भागों में डिवाइडेड थी। एक थी सोशल मोरालिटी, एक थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी तो एथिक्स में क्वेश्चन आ भी चुके हैं बहुत बार, आई थिंक, है ना, तो आपको दोनों के बारे में लिखना है। सोशल मोरालिटी, ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड इट। सोशल मोरालिटी का मतलब क्या होता है कि आप म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, के आप समझते हैं कि दूसरे के राइट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने मेरे हैं, ठीक है। और दूसरा भी, चाहे वो किसी कास्ट रिलीजन किसी को भी बिलोंग करता है, डजेंट मैटर, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, आफ्टर ऑल दैट डजेंट मैटर। ओके, आप भी सेम ही हैं, कोई आप ऊपर नीचे कुछ नहीं होता ये सब कुछ। सोशल मोरालिटी वाज बेस्ड ऑन इक्वालिटी अमंग ह्यूमन बीइंग्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ रिस्पेक्ट। सो एट द रूट ऑफ सोशल मोरालिटी लाइज respect for your fellow beings, okay, because you share the same race, you share the same species, okay, you are not at all great. कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या है अंबेडकर की? कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको सिंप्लीफाइड मैनर में समझाऊं कि एक हेरिडिटरी रूल जो है, जिसमें एक राजा है, राजा के ही जो बेटे हैं वही दोबारा किंग बन जाएंगे, प्रिंसी और ये सब वगैरह, इसको निगेट कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो आपकी गाइडिंग लाइट है। एक होता है ना, आपको याद होगा मैंने अभी रिसेंटली आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे जो बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पॉपुलर मोरालिटी के बीच में जो डिफरेंस है, जो खाप पंचायत हैं या फिर जो कास्ट सिस्टम है, तो ये पॉपुलर मोरालिटी है, क्योंकि मॉरल क्या होता है, जिसका सैंक्शन सोसाइटी देती है। अब सोसाइटी तो गलत चीज़ों को भी सैंक्शन दे सकती है। अब कोई चीज़ बहुत सालों से चली आ रही है, वो आपके दिमाग को इतना इन्वेड कर चुकी है, गलती आपकी नहीं है, आपको खुद ही नहीं पता कि ये गलत है या सही है, बस आप फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपके मम्मी पापा ने आपको बताया, फिर आप अपने बच्चों को बताएंगे और ये चलता रहेगा। जब तक कास्ट सिस्टम के बारे में क्वेश्चन नहीं किया गया, तब तक किसने सोचा था, सब तो यही सोच रहे थे कि अच्छा, इफ यू बिलोंग टू बिजनेस क्लास, आपको बिजनेस क्लास में ही रहना है, इफ यू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर क्लास, तो आपको उसी में रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पॉपुलर मोरालिटी में जब मैंने आपको डिफरेंस बताया था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या कहती है, देयर शुडंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, है ना। तो लेकिन अगर हम पॉपुलर मोरालिटी के हिसाब से जाते हैं, पिछले कुछ ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी के हिसाब से, तो जी नहीं, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन तो था। वेल्स को, पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस नहीं किया जा सकता था बहुत सारे सेक्शंस द्वारा, तो वो थी पॉपुलर मोरालिटी। ओके, जब कॉन्स्टिट्यूशन इज द गाइडिंग लाइट, वो आपके मोरालिटी का स्रोत होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है बेसिकली।
Okay, reading Indian society, Ambedkar's concept of moral democracy must also be studied through the lenses of particularism. देखिए यहाँ पे क्या है, उनकी मॉरल डेमोक्रेसी का एक फैसेट ये भी है कि जो पर्टिकुलरिज्म है, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल थ्योरी या एक मैं अपना कोई थ्योरी उठा के ले आऊँ, मैं किसी सेक्शन को बिलोंग करती हूँ, मेजॉरिटी हूँ मैं, ठीक है, और मेजॉरिटी नहीं भी हूँ तो मैं एक अलीट सेक्शन को बिलोंग करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही राइट्स को प्रमोट करा जाना चाहिए और बाकियों को सबड्यू कर दिया जाना चाहिए। तो मतलब ये पर्टिकुलरिज्म है। तो जब कहीं पर्टिकुलर सेक्शंस वो क्या करते हैं, अपने राइट्स को प्रमोट करने के लिए पर्टिकुलरिज्म को यूनिवर्सलाइज करते हैं, वो सबको बता देते हैं अच्छा आप इंफीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं, हमारे राइट्स, जैसा कि बेसिकली इंडियन सोसाइटी में अंबेडकर ने देखा था एक टाइम पे, कास्ट सिस्टम में देखा था, हिंदू रिलीजन में देखा था। ओके तो जो एक सेक्शन की पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यू थी जो उन्होंने ब्राह्मण्स पे बेसिकली बोला था, सो पर्टिकुलरिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म ये भी बेसिकली एक चीज है जो आप लिख सकते हैं। ओके तो अब यहाँ पे एक और चीज है, ये आप ऑब्वियसली बुद्धिज्म और अंबेडकर पे क्वेश्चन आता है, डेमोक्रेसी पे आता है, तो आप ये लिखेंगे ही, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि यूजीसी जो है बेसिकली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वो एक उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है कि इस साल में और अगले साल में बेसिकली बहुत सारे इवेंट्स यूनिवर्सिटीज ने कंडक्ट करने हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज ने, जिसमें बताया जाएगा कि डेमोक्रेसी एक्चुअली भारत में ट्रेडिशनली भी प्रेजेंट थी। तो उसका सबसे एप्ट एग्जाम्पल आपको मिलता है बुद्धिज्म से, बुद्धिस्ट संघास से। ओके जहाँ पे डिबेट होती थी, डेलिब्रेशन होता था, डिस्कशन होती थी, पार्टिसिपेशन होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे वोटिंग कैसे होती थी, जैसे हम सालापत्र का ग्राहकाज कहते हैं संघास में। ओके तो यहाँ पे बेसिकली लेइंग डाउन द मॉरल ग्राउंड्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल फ्रीडम एंड पब्लिक रीजन, तो बेसिकली यहाँ से उन्होंने देखा कि अच्छा डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम हियर। ओके तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। देखिए यूजीसी का कोई इवेंट होगा अभी और आने वाले टाइम में, तो हम उसे डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू कि कैसे इंडिया में डेमोक्रेसी के ट्रेडिशनली आप जाएंगे, महाजनपदास वगैरह ये सब कुछ लिख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी लाई विद इन द रेलम ऑफ रिलीजन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑल्दो हिंदू रिलीजन के बारे में उन्होंने काफी कुछ कहा, पर उन्होंने कभी रिलीजन को डिस्कार्ड नहीं किया। अगर रिलीजन को डिस्कार्ड किया होता तो उन्होंने बुद्धिज्म क्यों अपनाया, बुद्धिज्म भी तो एक रिलीजन है ना। तो उनको ये बात पता था कि डेमोक्रेसी, मोरालिटी आती ही रिलीजन से है, पर रिलीजन आप रिफॉर्म कर दीजिए। ये बेसिकली आई थिंक ये भी एक पॉइंट है जो आपको लिखना चाहिए। उनके साथ ही में जो द बुद्धा एंड इस धम्मा है ना, तो इसमें बेसिकली धम्मा के जो कॉन्सेप्ट को सेलिब्रेट करना, प्रज्ञा जिसमें आप बेसिकली थिंक करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, सिला और गुड एक्शन है ना, एंड फाइनली करुणा, काइंडनेस। तो ये सारी चीजें इमर्ज एज अ मॉरली transformative concept that dismantles regressive social relations, and that is the link between morality and democracy. I hope you got certain points from here and you understood the importance of this particular topic for you इस साल के लिए specifically, ठीक है। तो हम बाकी आर्टिकल्स देखेंगे। ओके तो एक बहुत माइलस्टोन आप कह सकते हैं हमने अचीव किया है, COP15 समिट अडॉप्ट हिस्टोरिक बायोडाइवर्सिटी डील। अभी क्या हुआ है देखिए, आफ्टर 4 years ऑफ, अब देखिए क्या हुआ कि जस्ट एक साल पहले हमने COP26 देखा था ग्लासगो का, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने इंटरेस्टिंग देखी, थोड़ा लैंडमार्क था वो। लेकिन आफ्टर अभी देखिए बहुत सारी टूटी फूटी टॉक्स, किसी का कोई दिक्कत, किसी का कोई और ग्रीवेंस, लेकिन फाइनली 4 साल बाद 200 कंट्रीज इकट्ठे आई हैं, जिसमें भारत भी एक पार्टिसिपेंट है, एंड दे हैव अप्रूव्ड अ हिस्टोरिक पेरिस स्टाइल डील। जो बेसिकली हम कॉप मीटिंग्स देखते हैं UNFCCC की, उसमें पेरिस एग्रीमेंट 2015 का देखते हैं, उसी लेवल का एक लैंडमार्क चीज साइन हुई है CVD में भी। ओके तो ये बेसिकली क्या है, it would actually protect and reverse dangerous loss to global biodiversity following an intense final session of negotiations at the UN COP15 summit held in Canada, Montreal में हुआ था ये, ठीक है। तो अब आप बहुत सारे आंसर्स, एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी इस पे आ सकता है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, फुल फ्लेजेड ना भी आए तो बड़ी सारी चीज़ों में आप इसके ही जो 30x30 या फिर इंडिजिनस राइट्स ये बिल्कुल डालते रहिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ओके अभी हम देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे, अमिड अपलॉज चाइनीज इन्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ बेसिकली प्रेसिडेंटशिप COP15 की इस बायोडाइवर्सिटी समिट की चाइना के पास थी, ठीक है। एंड चाइना नो डाउट डज अ लॉट इन एनवायरमेंट सेक्टर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके तो इन्होंने डिक्लेयर किया है कुनमिंग मॉन्ट्रियल अग्रीमेंट को, तो ये अग्रीमेंट आपने मेंशन करना है ऑलमोस्ट हर जगह। सो दिस वाज अ चाइनीज ब्रोकर्ड डील, इट एम्स एट सेविंग लैंड्स,
oceans, species from pollution, degradation and climate change. Monitored wildlife protection have been ओके तो अभी क्या हुआ है 69%, वैसे तो 70% ड्रॉप देखा है हमने एवरेज 1970 से लेके अभी तक, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है, पर हम देखते हैं अग्रीमेंट से पीस पैक्ट विद नेचर में हमें क्या देखा है। 30/30 मतलब क्या करना है, हम प्लेज लेते हैं कि हम 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड को और सीज को प्रोटेक्ट करेंगे 2030 तक, 2030 तक, ओके। तो ये एक प्लेज है। इंडिजिनस राइट्स, इंडिजिनस राइट्स क्या होते हैं, अब देखिए आप 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल ये सब वगैरह पढ़ते हैं, तो जो इंडिजिनस पीपल हैं उनका राइट रहेगा लैंड के ऊपर, दे वुड इंश्योर कि उनको मास एविक्शन ना झेलनी पड़े, ठीक है। तो ये चीज़। फिनेंस, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिनेंस के बिना तो देखिए यहाँ पे भी तो हमने डिस्कस किया था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, तो स्नो लेपर्ड्स अगर कम हो गए तो क्यों कम हुआ, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हुई। ग्लोबल वार्मिंग हमने तो की नहीं, किसी भी डेवलपिंग नेशन ने या लीस्ट डेवलप नेशन ने नहीं की, आपने की थी यूएस, यूके, यूरोप, है ना। तो यहाँ पे भी आपको फंडिंग करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा फंडिंग करनी पड़ेगी। तो ये टेक्स्ट बेसिकली अप्रूव करता है द ऑब्जेक्टिव फॉर रिच कंट्रीज टू प्रोवाइड एटलीस्ट, आप $20 बिलियन हर साल प्रोवाइड कीजिए, 2025 तक करना शुरू कर दीजिए, एटलीस्ट $30 बिलियन पर ईयर बाय 2030, क्योंकि 2030 वाली चीज़ है ना, तो आप 30-30 ये यहाँ पे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। 30/30 ईयर ऑल्सो approximately double and then triple the current international aid for biodiversity. Also it creates a trust fund. अभी क्या है देखिए, हमने डिस्कस किया था कि इंडिया ने बोला था कि एक फुल फ्लेजेड फोकस्ड एक फंड होना चाहिए सीबीडी के लिए, बायोडाइवर्सिटी फंड, है ना। हमने ये डिमांड की थी, लेकिन क्यों डिमांड की थी, क्योंकि अभी बचा कुछ छोटा मोटा हमारा जो पूरी होती है डिमांड्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, वो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी से हम करते हैं, तो वो तो बड़ी सारी चीज़ों को फंड करता है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो अभी हमने इसी के अंदर, अभी थोड़ा टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, तो हमने इसी के अंदर ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के अंदर ही एक ट्रस्ट फंड डेवलप कर दिया है। आने वाले टाइम में इसको बेसिकली नया फंड बना दिया जाएगा। इस ट्रस्ट फंड से बेसिकली आप कह सकते हैं इट इज अ स्टेपिंग स्टोन सॉर्ट ऑफ थिंग, ओके। अब देखिए 57.5% ट्विटर यूजर्स ने वोट किया है कि मस्क को हटा दिया जाए फर्म के सीईओ की तरह। ट्विटर यूजर्स वोटेड ऑन मंडे टू oust its controversial owner Elon Musk as its CEO in a poll he organized। वो खुद ही बहुत सारे पोल्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और उन्होंने बोला कि मैं ऑनर करूंगा इस पोल को, है ना। अभी आपने रिसेंटली देखा था, उन्होंने बोला था एक पोल मैं लेके आता हूँ कि रशिया के पास ही हम वो रहने दें, क्राइमिया रहने दें और बाकी वॉर छोड़ दें, तो उस पे ही पोल्स करवाते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं 17 मिलियन अकाउंट जिन्होंने वोट किया, उसमें से 57.5% लोगों ने बोला कि हटाइए इसको। मिस्टर मास्क हैज़ नॉट येट रिस्पॉन्डेड। अभी यहाँ क्या हुआ है, कर्नाटका टर्न्स अवे महाराष्ट्र लीडर्स एट बेलगावी ब्रिज। तो कर्नाटका में फाइनली उनकी असेंबली का सेशन शुरू हो गया है लेजिस्लेचर का, और बेलगावी में ही होता है यूजुअली। तो बेलगावी में आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर से बोम्माई जी जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, वहाँ जा रहे थे। तो ये ना क्या होता है कि ये चीज़ हमने पहले भी देखी है कि जब कर्नाटका में लेजिस्लेचर सेशंस होते हैं, जो महाराष्ट्र एकीकरण समिति है वो बहुत बारी उस समय पे रैली करती है जानबूझ के, ठीक है, ताकि एक प्रेशर डेवलप हो, है ना। तो अभी क्या हुआ है, लेकिन कर्नाटका की पुलिस ने इन महाराष्ट्रियन लीडर को रोक दिया बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने से। कहाँ पे रोक दिया, जो दूधा गंगा रिवर ब्रिज है वहीं पे, ठीक है। तो फाइनली ये हुआ है। ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने दोनों स्टेट को सजेस्ट किया है कि आप प्लीज़ डू नॉट गो फर्दर ऑन इट, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट डजंट डिसाइड बेलगावी कहाँ रहेगी, अभी तो कर्नाटका में है। अभी देखिए महाराष्ट्रियंस कहते हैं कि जब मराठी लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं बोलने वाले, तो फिर क्या रैशनल था कि आपने मराठी लोग जब लिंग्विस्टिक ही लाइन्स पे स्टेट डिवाइड हुई, तो फिर उनको बेलगावी क्यों दे दिया। तो ये बेसिकली उनकी डिमांड है, लेकिन कर्नाटका कहती है जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। 35% वहाँ पे मराठी बोलते हैं, 35% वहाँ पे कन्नड़ बोलते हैं, ठीक है। G20 इवेंट लोगो अनवील्ड इन गुजरात। ना फाइनली व्हाट इज इट, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अर्बन गवर्नेंस एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत सालों से निग्लेक्टेड रहा है और आप जानते हैं, ठीक है। डू नॉट बी शॉक्ड इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन अर्बन गवर्नेंस और म्यूनिसिपैलिटीज, बिकॉज अदरवाइज यू वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर पंचायती राज, है ना, ये सब कुछ। तो प्रिपेयर ऑन इट बिकॉज अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स आर कमिंग अप अर्बन गवर्नेंस के ऊपर, हाउ द निग्लेक्ट हैज़ बीन, कैसे आप कितना
लॉस झेल रहे हैं अर्बन गवर्नेंस को। जैसे अभी हमने बेंगलुरु में देखा, बेंगलुरु में कैसे म्यूनिसिपैलिटीज ही नहीं है वहाँ पे, तो पता नहीं कब होंगे वहाँ के म्यूनिसिपल इलेक्शन। और जो पर्टिकुलर जगह, बेंगलुरु पूरे संसार के लिए टेक हब है, इट इज़ लाइक अ सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, और वहाँ पे लोग तैर तैर के जा रहे हैं, बोट बना के कैसे अपने ऑफिस पहुंच रहे हैं इतनी फ्लड्स की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है। सो यू निग्लेक्टिंग अर्बन गवर्नेंस है, म्यूनिसिपैलिटीज है ही नहीं वहाँ पे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब भी होता है, यहाँ आपके लिए मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गुजरात में G20 का अर्बन 20 एक प्रोग्राम होने वाला है जहाँ पे मेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी के लिए मुझे बस आपको इतना ही बताना था। तो वैसे तो ये एकदम एंड में होगा ये मेयर्स समिट, तो पता नहीं जब आपके मेंस हो जाएंगे तब तक ये उसी के आसपास बेसिकली ये समिट होगा। सो प्रॉबेबली यू वुडंट गेट मच मैटर फ्रॉम हियर टू राइट। Okay, 80% decline in insurgency-related violence in Northeast Minister. So this is just a reply basically कि हम देख चुके हैं नॉर्थ ईस्ट को फुल फ्लेजेड मैनर में कि कैसे पिछले 8 सालों में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है। हमने सारे इनिशिएटिव्स भी डिस्कस किए हैं, डिवाइन इनिशिएटिव एंड ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने कहा है कि देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने काफ़ी कंसिस्टेंट एफर्ट्स लिए हैं सो दैट वी कैन एक्चुअली वीकन द इकोसिस्टम ऑफ टेरर देयर। ठीक है, जैसे कि हमने जम्मू एंड कश्मीर में वायलेंस की रिडक्शन देखी है, और साथ ही में 80% डिक्लाइन देखा है इंसर्जेंसी रिलेटेड वायलेंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लेकिन वहाँ बिल्कुल मॉइस्ट अटैक्स कम हो रहे हैं, पर फिर अभी साउथ एरिया में वहाँ पे पता चल रहा है कि वहाँ होने लगे हैं काफ़ी अटैक्स, नहीं पर दे आर अक्यूमुलेटिंग देयर। तो यहाँ पे ये सब बताया। अब इन्होंने देखो डिफेंड किया है, क्योंकि यूएपीए ना काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक एक्ट है, तो इस पर आए दिन कोई एलिगेशन देखते हैं, बल्कि तो फॉरेन गवर्नमेंट्स भी काफ़ी क्रिटिसाइज करने लगी हैं यूएपीए को, नहीं यूएपीए के मिसयूज को। ओके, तो इन्होंने इसीलिए इस आप कह सकते हैं कि इस मौके को गंवाने नहीं दिया। उन्होंने बोला देखिए यूएपीए को हमने स्ट्रेंथन किया, ओके हमने NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को स्ट्रेंथन किया, तभी तो ये पॉसिबल हो पाया है। तो इन्होंने ऐसा कहा है। ओके, और सिविलियन डेथ्स में भी शार्प ड्रॉप देखा है 89% से। आफ्सपा भी बहुत सारे रीजन से हटा दिया गया है, ऑफ कोर्स दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे बस इतनी सी चीज़ कि लोकसभा ने एक बिल पास किया है टू एक्सटेंड ST स्टेटस टू बेट्टा गुरुबा। अब आपको बस इतना जानना है, अगर आपके लिए मैचिंग करने के लिए आ जाए, बिकॉज अ लॉट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे हमने देखा ना, ट्राइब्स कौन कौन, जैसे हट्टी कम्युनिटी बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश ना, तो आपको मैच करना आना चाहिए। तो जो बेसिकली कड्डू करूबा है, बेसिकली इसी का एक सिनोनिम है। तो ये कहाँ को बिलोंग करता है? कर्नाटका। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कर्नाटका को ये ट्राइब बिलोंग करती है, वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट में इनको इंक्लूड किया गया है। नथिंग मच हियर। Okay, ban imposed by coastal states on purse seine fishing not justified, center tells Supreme Court। तो सेंटर ने एक एक्सपर्ट पैनल कमेटी बिठाई थी, तो उस एक्सपर्ट पैनल कमेटी ने सेंटर को सजेस्ट किया। अब सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में और साथ ही में ओरली जस्टिफाई किया है अपने स्टैंड को कि देखिए जो बड़ी सारी कोस्टल स्टेट्स हैं जिन्होंने पर्स सीन फिशिंग पे बैन लगाया हुआ है, वो सही नहीं है, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। अब क्या होता है पर्सीन फिशिंग? पर्सीन फिशिंग में आप एक बहुत वाइड नेट लेते हैं और उसको फेंकते हैं, पर एक इससे मिस यूज़ क्या हो जाता है या डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि आप सिर्फ टारगेटेड फिश जिसको आपने बेचना है सिर्फ वही नहीं आती ना नेट में, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल टर्टल्स आ जाते हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि एक दिक्कत हो जाती है। इन्वायरमेंटलिस्ट भी काफ़ी प्रोटेस्ट करते हैं पर्सीन फिशिंग के खिलाफ। तो इन्होंने बेसिकली केंद्रीय सरकार ने कहा है कि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि एक्सपर्ट पैनल कमेटी कहती है कि पर से कोई सीरियस रिसोर्स डिप्लेशन अभी तक नहीं हुआ है, कोई अवेलेबल एविडेंस ही नहीं है, तो फिर क्यों इसको हटाना। ठीक है, तो ये बोला गया है। और देयर इज नथिंग मच, और यहाँ पे कुछ नहीं है अभी। जो अपना स्टेट का 12 नॉटिकल माइल्स एरिया होता है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स ने बैन किया है इसे भी। फिनलैंड पिचेस फॉर इंडियन नर्सेस टेक वर्कर्स amid labor crunch. So this is the thing, not just for Finland but almost all the countries. UK is facing it. UK is going through a very bad economic crisis, and because there's a labor crunch there. So this of course
depicts India in a very good light because Indian labor is very skilled and hence there's a demand there in Finland and the rest of the Europe कि basically यहाँ का labor जो इतना skilled है IT sector में engineers यहाँ के specifically तो वहाँ basically अब हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है ठीक है facing a massive skilled labor shortage फिनलैंड की सरकार ने बोला है कि हम डबल करना चाहते हैं नंबर ऑफ वर्क इमिग्रेंट्स को जो कंट्री में बेसिकली आएंगे हम ट्रिपल करना चाहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट प्लेसमेंट्स को 2030 तक ठीक है तो ये बेसिकली होगा ओके अब जॉइंट एक डेक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन हुई है माइग्रेशन और मोबिलिटी पे फिनलैंड के बीच में और हमारी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके बीच में तो ये सारी चीज़ें बेसिकली लिखी है इन्होंने बोला है कि हाँ हम बिल्कुल लेबर का माइग्रेशन तो सपोर्ट करते हैं पर हम सिटीजनशिप पे अभी नहीं बातचीत करना चाहते इन सारी चीज़ों पे ठीक है तो ये अब देखिए कोविड-19 की वजह से फिर बॉर्डर लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेबर क्रंच यहाँ पे है बिजनेसेस 70% जो बिजनेसेस हैं फिनलैंड के दे आर सफरिंग एंड ऑल ऑफ दैट इसीलिए इंडिया कम्स टू देयर रेस्क्यू इफ इंडिया अग्रीज टू बेसिकली अ गुड डील हियर यूके जजेस रूल रवांडा डिपोर्टेशन प्लान लॉफुल अब इन्होंने बोला है देखिए बोरिस जॉनसन का एक प्लान था कि क्या होगा बेसिकली जो भी लोग इंग्लिश चैनल को पास करके आते हैं क्रॉस करके आते हैं इलीगली उनको हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे रीलोकेट कर देंगे रवांडा में ठीक है अफ्रीका में तो अब यूके के जजेस ने बोला है कि जी हाँ उसमें कुछ अनलॉफुल नहीं है बहुत सारे एक्टिविस्ट ने कहा था इट गोज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स एंड इस तरह की चीज़ें उन्होंने कहा था नहीं तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है जब इतनी जगह ही नहीं है रिसोर्सेज नहीं है आपकी कंट्री में उनके साथ डील करने के लिए तो ओके फाइन relocate them in Rwanda ये इन्होंने कहा है ठीक है रशियन कामिकाजे ड्रोन्स हिट कीव एज प्रेसिडेंट पुतिन अराइव्स इन बेलारूस तो क्या हुआ है फाइनली रशियन प्रेसिडेंट जैसे ही जैसे ही मॉस्को ने कामिकाजे ड्रोन अटैक किया है कीव के ऊपर वैसे ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन गए हैं बेलारूस उसी समय पे ठीक है तो ऐसा आशंका है कि क्या पता बेलारूस से भी ऑफेंसिव अटैक करवाया जाएगा कीव के ऊपर तो ये जॉइंट उन्होंने बोला कि हम किसी को ऑब्जॉर्व नहीं करना चाहते पर बेलारूस और हम अगर इंटीग्रेट होना चाहते हैं तो हमारे जो एनिमीज हैं वो क्यों नहीं होने देते दैट्स इट थैंक यू सो मच प्लीज लाइक द वीडियो